मेरे प्रिय नौजवान साथियों नमस्कार। स्टडी 91 पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसे आपके लिए हम लोग टेस्ट सीरीज लेकर आए हैं, मॉक टेस्ट देखे होंगे आप लोग जीके और जीएस संबंधी। उसमें अभी तक कितने 7 वीडियो आप तक पहुंच चुके हैं। आज उसी की अगली कड़ी आपके सम्मुख प्रस्तुत हो रही है दोस्त, इसलिए एकदम जग जाइए, तुरंत तैयार हो जाइए, क्योंकि यहां से 100 में 100 प्रश्न क्वेश्चन आने की संभावना है। दोस्तों, जल्द से जल्द जुड़ जाइए। कहते हैं जिन्हें ख्वाब देखना अच्छा लगता है ना दोस्त, उनके लिए रातें छोटी पड़ जाती हैं। जिन्हें ख्वाब देखना अच्छा लगता है उनके लिए रातें छोटी पड़ जाती हैं, और जिन्हें अपना ख्वाब पूरा करना होता है उनके लिए दिन छोटे पड़ जाते हैं। दोस्तों, उसी ख्वाब को पूरा करने के लिए आप एकदम लग जाइए, क्योंकि यहां से बहुत मजा आने वाला है। दोस्त, देखते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न क्या है आपके लिए। और आज का पहला प्रश्न है आपके लिए, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। 4 ऑप्शन आपके सामने ए नंबर में दिया है 3 वर्ष, बी नंबर में 5 वर्ष, सी नंबर में 6 वर्ष और डी नंबर में ऑप्शन दिया है 2 वर्ष। तो कौन होगा इसका आंसर, कौन देगा सबसे पहले जवाब? देखते हैं। मेरे सभी बच्चे मुझसे बहुत अच्छा स्नेह प्यार करते हैं, मैं उनका दिल से आभार व्यक्त करता हूं। तो इस तरह भाइयों बहनों, जो इस पहले प्रश्न का आंसर है वह है 6 वर्ष। वह क्या है? 6 वर्ष है। याद रखिएगा, 6 वर्ष कार्यकाल होता है राज्यसभा का। और हमने जैसे बताएं कि राज्यसभा क्या होता है दोस्त, अगर संसद के दोनों सदन का अगर मैं बात करता हूं, संसद के दोनों सदनों की अगर मैं बात करूं, तो संसद के भैया देख लीजिए 2 सदन होते हैं। संसद के कितने सदन होते हैं? 2 सदन होते हैं। और 2 सदनों में याद रखिएगा, अगर एक है राज्यसभा तो दूसरा है भैया लोकसभा। दूसरा क्या है? लोकसभा। राज्यसभा को अपर हाउस कहते हैं, लोकसभा को निम्न हाउस कहते हैं। अपर हाउस इसलिए कहते हैं कि दोस्त यह अस्थाई सदन है। यह क्या है? अस्थाई सदन है। यह भैया कभी भी खंडन होने वाली सदन नहीं है मेरे दोस्त। एक बार जब से गठित हो गई ना, तब से लगातार क्या हुई है? बनी हुई है। याद रखना दोस्त। तो वही लोकसभा निम्न सदन है, अर्थात लोकसभा का बार बार खंडन देखा गया है। और 1989 से लेकर 1999 तक आपने देखा होगा, कोई 6 महीना, कोई 2 साल, कोई 13 महीना, तो कोई 13 दिन के लिए भी क्या हुआ है दोस्त, प्रधानमंत्री बने हैं। अटल बिहारी वाजपेयी मात्र 13 दिन के लिए अटल बने थे। आप समझ सकते हो, प्रधानमंत्री सबसे कम कार्यकाल। ये याद रखिएगा, सबसे अधिक कार्यकाल पूछा जाए तो पंडित जवाहरलाल नेहरू का 16 साल से अधिक कार्यकाल उन्होंने अपना क्या किया है भैया, प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए निर्वहन किया है। इस तरह जानना आपके लिए जरूरी है। तो ये क्या है? उच्च सदन है। और अगर ये उच्च सदन है तो जाहिर से भाई मेरा, उच्च मतलब क्या होता है? बड़ा होता है ना। तो बड़ा क्या होगा? हमेशा छोटे में क्या होगा? आयु से बड़ा होगा, जाहिर सी बात होगा। तो इसलिए इसका कार्यकाल 6 वर्ष और इसका कार्यकाल कितना? 5 वर्ष होता है। यह जान लीजिए। यह अस्थाई सदन है, अपर हाउस है। याद रखिएगा, यह राज्यों की प्रतिनिधि करने वाली सभा है। तो वहीं पर यह क्या है भैया? जनता का सदन है, निम्न सदन है। याद रखना, आपके लिए बहुत जरूरी प्रश्न यहां से बनते हैं। फिर अगर यह बड़ा है तो इसका जो बंदा बैठेगा इस पद पर, तो उसके लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। और यह छोटा है तो इसके लिए कितनी चाहिए मेरे भाई बहनों? इसके लिए 25 वर्ष चाहिए ना। कितनी चाहिए? 25 वर्ष चाहिए। यह जानना भी आपके लिए बहुत जरूरी है। तो इस तरह
आप देख रहे होंगे तो कार्यकाल कितना होता है, 6 वर्ष। आगे बहुत सारे प्रश्न हैं, इसमें बहुत सारे प्रश्न हैं, लेकिन फिर आगे बताऊंगा क्या क्या प्रश्न हैं, फिर आते ही समय देखता हूं। तो इस तरह आप थोड़ा सा समझ गए होंगे। बाकी आप देखे होंगे कि 12 सदस्य क्या होते हैं दोस्तों, इसमें राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं, 2 सदस्य इसमें मनोनीत करते हैं। याद रखिएगा, यह एंग्लो इंडियन होते हैं, ये कला साहित्य समाज और विज्ञान से संबंधित होते हैं, 4 क्षेत्रों से। लेकिन बताऊंगा कि राष्ट्रपति जो ये 2 एंग्लो इंडियन क्या करते हैं, मनोनीत करते हैं इसमें, वह कब मनोनीत नहीं करते हैं। क्या है ऐसी कंडीशनें कि राष्ट्रपति को भी क्या होता है, जो पावर मिला है उसे भी क्या होता है, छीन लिया जाता है दोस्तों। यह कभी मौका मिलेगा जब चैप्टर पढ़ाऊंगा। तो आगे देखते हैं अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन में। भारत की सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः प्राप्त होती है और यह मानसून का प्रकार दिया है, किस मानसून से होती है, कहते हैं उत्तर पूर्वी मानसून से। क्या इससे होती है भारत में सर्वाधिक वर्षा, या वापस होती मानसून से होती है, इसी को वापस हुई मानसून भी कहते हैं, याद रखिएगा। या फिर दक्षिणी पश्चिमी मानसून से होता है, जो कहता है ये वाला भैया। जी हां, एकदम सही बात है, एकदम सही बात है। भारत में सर्वाधिक वर्षा किससे होती है, दक्षिणी पश्चिमी मानसून से होती है। और सबसे पहले भारत का वह राज्य केरल है जिसमें 1 से 7 जून तक क्या होता है, दक्षिणी पश्चिम मानसून का क्या होता है भैया, क्या होता है, अर्थात प्रवाह हो जाता है। अर्थात प्रवाह का मतलब क्या होता है, आना, मतलब एक तरह से आगमन हो जाता है। तो इस तरह कहने का मतलब यह है। अब देख लेते हैं दोस्त, दक्षिण पश्चिमी मानसून से ही क्यों होता है। तो याद रखिए दोस्त, अगर हम देखेंगे ना तो यहां से एक रेखा जाती है, यहां से एक रेखा गुजरती है, याद रखिएगा, जिसको विषुवत रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं, विषुवत रेखा कहते हैं। जीरो ट्रायंगल पर याद रखिएगा, विषुवत रेखा पृथ्वी को 2 बराबर बराबर भागों में बांटती है। विषुवत रेखा पृथ्वी को 2 बराबर बराबर भागों में बांटती है। एक है उत्तरी गोलार्ध तो दूसरा है दक्षिणी गोलार्ध। जब क्या होता है, जून के माह में सूर्य का फोकस क्या होता है, इस वाली रेखा के पास पड़ता है, अर्थात कर्क रेखा के पास पड़ता है। तो यहां पर क्या होता है मेरे दोस्तों, निम्न वायु दाब का क्षेत्र क्या होता है, विकसित होता है। अर्थात कहने का मतलब यह कि यहां पर अगर टेंपरेचर हाई तो प्रेशर क्या हो जाएगा, लो। क्यों, क्योंकि टेंपरेचर और प्रेशर एक दूसरे के क्या होते हैं मेरे भाइयों बहनों, विपरीत होते हैं। और जब प्रेशर यहां पर क्या होगा, लो होगा, तो जाहिर सी बात है इस वाले क्षेत्र में कहीं ना कहीं क्या होगा, टेंपरेचर लो होगा और प्रेशर क्या हो जाएगा, हाई होगा। और जब प्रेशर क्या होगा, हाई होगा, तो हमेशा याद रखना मेरे दोस्तों, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर क्या होती है, पवनें अग्रसर होती हैं। हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर क्या होती है, पवनें अग्रसर होती हैं। और जब ये पवनें क्या होती हैं दोस्तों, विषुवत रेखा के पास जाती है, तो विषुवत रेखा के 5 डिग्री ऊपर और 5 डिग्री नीचे क्या होता है, एक बल कार्य करता है, जिसे क्या कहते हैं, कोरियोलिस बल कार्य करता है। याद रखिएगा, जे कोरियोलिस नामक व्यक्ति ने इस प्रभाव को खोजा था, इसलिए इसे क्या कहा गया भैया, कोरियोलिस प्रभाव के नाम से जाना जाता है। तो जो भी पवन क्या होता है, याद रखिएगा, अगर दक्षिणी गोलार्ध से उत्तरी गोलार्ध में प्रवेश करती है, तो जैसे ही यहां विषुवत रेखा के पास पहुंचती है, कोरियोलिस बल के कारण क्या होती है, अपने दाएं तरफ मुड़ जाती है, अपने दाएं तरफ मुड़ जाती है। और जब दाएं तरफ मुड़ेगी दोस्तों, तो अगर ये दिशा क्या है, उत्तर है, ये दक्षिण है, ये पश्चिम है, ये वाला पार्ट, ये पूरब वाला पार्ट है, ये पश्चिम वाला पार्ट है। तो जाहिर सी बात, अगर ऐसे मुड़ रही है तो क्या होगा, दक्षिण पश्चिम होगा कि नहीं होगा मेरे दोस्त, दक्षिण पश्चिम होगा। इसलिए याद रखिएगा, दक्षिणी पश्चिमी मानसून से क्या होता है, भारत में सबसे अधिक वर्षा इसलिए होती है। क्यों होती है ऐसी वर्षा, अगर यह प्रश्न आ जाए कि सर्वाधिक वर्षा क्यों होती है, तो याद रखना, यह पवन किधर से जा रही है मेरे भाई, किधर से जा रही है, यह जा रही है किधर से, सागर से स्थल की ओर, सागर से स्थल की ओर। और जब सागर से
स्थल की ओर जो पहुने चलती हैं वह अपने साल क्या करती है दोस्तों, वर्षा कराते हुए चलती है। आगे बताऊंगा जब बादलों का निर्माण कभी पढ़ाने का मौका मिलेगा तो वहां पर ये सारी कैसे बताऊंगा, संघनन प्रक्रिया कैसे चलती है, कैसे आरोहण होता है, कैसे अवरोहण होता है, बादल का निर्माण कैसे होता है, कभी याद रखिएगा थ्योरी वाले पार्ट में पढ़ाऊंगा। लेकिन यहां पर जो प्रश्न था उसका आंसर आपको मिल चुका है और आप समझ भी चुके होंगे। अगला प्रश्न आपके सामने, याद रखिए जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन है। जल में ऐसी कौन सी विटामिन है जो जल में घुल जाती है और ऐसी कौन सी विटामिन है जो वसा में घुलती है। तो दोनों प्रश्नों का आंसर मैं यहां दे दूंगा। याद रखिएगा जल में घुलनशील विटामिन क्या है दोस्त, बी और सी है। और जबकि वसा में घुलनशील आपका याद रखिएगा जल में ये है और वसा में आपका ये विटामिन है, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के याद रखिएगा। ये चारों को याद कर लीजिएगा। ये तो आपका प्रश्न था, इसका आंसर ये है। तीसरे का आंसर सी है, ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी? ठीक है ना दोस्त, जब भी ब्रह्म समाज की बात आती है, प्रार्थना समाज की बात आती है, आर्य समाज की बात आती है, रामकृष्ण मिशन की बातें आती हैं, तब याद रखिए स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय जैसे लोगों का क्या आता है दोस्त, नाम आता है। तो यहां पर भैया याद रखिएगा 875 ईस्वी में क्या होता है भैया, आर्य समाज की स्थापना होती है। आर्य समाज की स्थापना होती, क्या यह बात सत्य है? और अगर सत्य है तो कमेंट आपका बनता है। ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी दोस्त, याद रखिएगा 1828 में हुई थी। कब हुई थी? 1828 ईस्वी में हुई थी। तो इस तरह आप देखे होंगे कि कई प्रश्न हैं आपके सामने स्क्रीन पर। इनको जानना चाहिए, इनको पहचानना चाहिए क्योंकि ये बहुत शानदार है। ठीक है, आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी? तो आपके सामने क्या होता है दोस्तों, आंसर आ गया है। ठीक है, आइए देखते हैं आगे क्या होता है। तो इस तरह ये सारी बातें आपके सामने आ गई हैं, तो देख करके आपको अच्छा लगा होगा। ठीक है, इसका बिल्कुल आप लोग इस प्रश्न का जरूर से जरूर आंसर दीजिएगा। तो आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में याद रखिएगा स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा यह क्या हुई थी, स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन में, केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित हुआ था? तो केंद्र में द्वैध शासन, अभी तक क्या हो रहा था, जो भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत क्या हुआ था, प्रांतों में द्वैध शासन लगा हुआ था, अर्थात दो शक्तियां कार्य कर रही थी। तो उसी तरह अब केंद्रों में द्वैध शासन लगा, किस अधिनियम के तहत लगा? तो भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत केंद्र में द्वैध शासन लगा था और जो प्रांतों का द्वैध शासन था वह समाप्त कर दिया गया था, अर्थात राज्यों का द्वैध शासन समाप्त कर दिया गया था। यह जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। यह जानना आपके लिए क्या है दोस्तों, बहुत जरूरी है। और जरूरी इसलिए है कि आपको बताऊंगा यह वह अधिनियम है जो क्या करता है दोस्त, आज जो हमारा संविधान है, हमारे संविधान में जो इतने सारे अनुच्छेद हैं, 395 जो हमारे मूल संविधान में अनुच्छेद थे, 8 अनुसूचियां, 22 भाग मूल संविधान में थे। तो उसमें से सबसे ज्यादा जो अनुच्छेद संबंधित थे वह कहां से लिए गए? तो भारत शासन अधिनियम 1935 का सबसे ज्यादा भारतीय संविधान पर प्रभाव है दोस्त, याद रखिएगा। और भारत शासन अधिनियम 1935 ही है, याद रखिएगा, जिसके तहत आरबीआई की स्थापना होती है, जिसके तहत बर्मा को स्वतंत्रता मिलती है और जिसके तहत देश के अंदर 1 अक्टूबर 1935 को क्या होता है मेरे भाइयों बहनों, क्या होता है, संघीय न्यायालय की स्थापना होती है। क्या होती है? संघीय न्यायालय की स्थापना होती है। और आपको बता दे, जो यह संघीय न्यायालय था, इसके जो मुख्य न्यायाधीश थे वह कौन थे भैया? मैरिस गेवर। याद रखिएगा, यहां से भी कहीं कहीं मॉरिस लिखा है, कहीं कहीं मैरिस लिखा है, याद रखिएगा मैरिस, ये शब्द याद रखिएगा, गेवर। ठीक है, यह पहले
पहले मुख्य न्यायाधीश थे। और यही संघीय न्यायालय क्या होता है 26 जनवरी 1950 को, नहीं याद रखिएगा, भारत के उच्चतम न्यायालय में बदल जाता है, सुप्रीम कोर्ट में बदल जाता है। और सुप्रीम कोर्ट में जब बदलता है तो 28 जनवरी को याद रखिएगा ये पहली बैठक होती है सुप्रीम कोर्ट की, नहीं 28 जनवरी 1950 को। मेरा आपके लिए प्रश्न, क्या शानदार प्रश्न है। देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जब 24 जनवरी 1950 को क्या होता है भैया पद को ग्रहण करते हैं, तब अब आपको बताइए सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है। यह बात सच है, ठीक है, लेकिन भारत के राष्ट्रपति जो प्रथम बने वह 24 जनवरी को बनते हैं। और देश में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब होती है 26 जनवरी 1950 और कहीं कहीं 28 जनवरी, जो कि पहली बैठक है, इस दिन माना जाता है। यह भी जानते रहिएगा, अर्थात 2 से 4 दिन का अंतर है ना। तो अगर राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र पहली बार जब राष्ट्रपति बनते हैं तो फिर शपथ कौन दिलाता है? यह कितना शानदार प्रश्न है दोस्त। कौन बहादुर देगा इसका आंसर? कौन बनेगा सिंघम? हमको जल्द से जल्द दिखाइए, क्योंकि आपके अंदर जज्बा होना चाहिए, आपके अंदर कुछ कर गुजरने के लिए क्या होनी चाहिए दोस्त? ताकत होनी चाहिए, हिम्मत करनी चाहिए। जिसके अंदर है क्या है भैया? हिम्मत होनी चाहिए, याद रखिएगा। बिल्कुल बिल्कुल, अभी मैं कुछ डायलॉग नहीं बोलूंगा क्योंकि अभी आपको मुझे बाजीराव सिंघम बनाना है ना। तो इस तरह यह प्रश्न बहुत शानदार है, बहुत शानदार प्रश्नों में से एक है। कहिए तो मैं ही बता दूं? नहीं, आप तो जरूर कमेंट करके बता ही दिए होंगे। कौन बच्चा बताएगा ऐसा क्या कारण था? कारण यह था मेरे दोस्त, मैं बता देता हूं, जो संघीय न्यायालय था ना, जो संघीय न्यायालय था, याद रखिए इसी का नाम बदल कर क्या होता है सुप्रीम कोर्ट स्थापित होता है। क्यों? क्योंकि संघीय न्यायालय एक ऐसा न्यायालय था जिसके ऊपर कोई और बैठा था। और कोई और का मतलब क्या था भैया? अर्थात ब्रिटेन वाले लोग बैठे थे। इसकी अपील कहां होती थी? ब्रिटेन के न्यायालय में होती थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट जब स्थापित हुआ था तो अब इसके बाद किसी के पास अपील नहीं होगी। याद रखिए, बहुत शानदार बातें हैं। फिर उसके बाद अगर हम बात करते हैं संघीय न्यायालय में, तो इसी संघीय न्यायालय के अंतिम जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं एच.जे. कानिया, याद रखिएगा एच.जे. कानिया। और यही एच.जे. कानिया फिर भारत के पहले, याद रखिए, स्वतंत्र भारत के पहले सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बनते हैं। और यही शपथ दिलाते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को। फिर अगर बात करें आगे की, वर्तमान में भारत के जो 47वें मुख्य न्यायाधीश, याद रखिए नंबर जरूर याद रखिएगा 47, ठीक है, 47वें मुख्य न्यायाधीश है वह अरविंद बोबड़े साहब है ना। तो उनको भी बिल्कुल याद रखिएगा। ये बहुत शानदार प्रश्न होता है। तो इस तरह आपने देखा यह कितनी बात है। तो द्वैध शासन आया था ना, तो द्वैध शासन में क्या हुआ था? आरक्षित विषय और हस्तांतरित विषय दो भागों में क्या किया गया था? बांटा गया था। यह जानकर भी आपको क्या होगा दोस्त? अच्छा लगा होगा। अगला प्रश्न है ऑस्ट्रेलिया ओपन 2020 के मुख्य, ठीक है, पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? यह भी प्रश्न बहुत शानदार है, क्योंकि लगातार दूसरी बार यह खिताब जीतने वाले कौन है भैया? सर्बिया के नोवाक जोकोविच हैं। याद रखिएगा, बहुत शानदार प्रश्नों में से एक है। और अभी तक इन्होंने, याद रखिएगा, 17 से अधिक ग्रैंड स्लैम खिताब जीत चुके हैं। यह जानकर आपको बहुत प्रसन्नता हुई होगी। नोवाक जोकोविच, याद रखिएगा, बहुत शानदार प्रश्नों में। बाकी क्या है, मैं जब मौका मिलेगा ना तो जितना भी ऑस्ट्रेलियाई ओपन है, फ्रेंच ओपन है, यूएसए ओपन है, ग्रैंड स्लैम है, इनका सबका एक पीडीएफ बनाकर आपको पढ़ाते पढ़ाते आगे दिखा दूंगा। टेंशन लेने की बात नहीं है मेरे भाई, टेंशन नहीं लेना, याद रखिएगा। अगला प्रश्न ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2020 के महिला एकल का खिताब, ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्नों में से एक है। याद रखिएगा, ये प्रश्न जरूर से जरूर आएंगे, कहीं ना कहीं देख लीजिएगा। 4 ऑप्शन है: झांग सुई, नाओमी ओसाका, सोफिया
याकेनिन, याद रखिएगा। और इन्होंने ही याद रखिए ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2020 का महिला का खिताब जीता है। यह कहां की हैं? तो संयुक्त राज्य अमेरिका की हैं, याद रखिएगा। यह प्रश्न अगर भी बनता है तो ये जरूर से जरूर आपको आना चाहिए। कंप्यूटर की भौतिक बनावट कहलाती है, याद रखिएगा। जो कंप्यूटर है उसकी भौतिक बनावट अर्थात जो दिखता है हमें, जिसे हम छू सकते हैं, जिसे हम टच कर सकते हैं, वो क्या होता है दोस्तों? हार्डवेयर होता है। क्या होता है? हार्डवेयर होता है। यह जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, ठीक है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस याद रखिएगा कब मनाया जाता है? हर वर्ष 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस क्या होता है? मनाया जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। और चंद्रशेखर राव को कोई भूल नहीं सकता है, यह जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। आगे बात करता हूं, आगे आपको यह भी बता दूं, इस बार जो विज्ञान की ओर क्या था? महिलाओं की ओर जोर था। इस विज्ञान की जो थीम थी अर्थात महिलाओं की ओर ज्यादा से ज्यादा जोर देना था इस बार महिलाओं की तरफ, याद रखिएगा। ये बहुत शानदार प्रश्नों में से एक है। हाल ही में एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2020 का आयोजन कहां पर किया गया था? तो याद रखिएगा नई दिल्ली में, भारत में हुआ था। और इसमें सबसे ज्यादा जो पदक तालिका में ऊपर रहा वह जापान रहा, फिर उसके बाद ईरान रहा, फिर उसके बाद क्या था भैया? अपने भारत का स्थान था, याद रखिएगा। भारत अर्थात तीसरे स्थान पर था इस चैंपियनशिप में, याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर, कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग, ठीक है, जिसे कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है, सबसे महत्वपूर्ण भाग क्या होता है भैया? सीपीयू होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, याद रखना। ये बहुत शानदार होता है। और इसी सीपीयू में नहीं कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर वाला पार्ट क्या होता है? भरा होता है, याद रखिए, जिसे प्रोग्राम कहते हो। अगला प्रश्न याद है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत धन विधेयक, याद रखिएगा, को परिभाषित किया गया है? तो धन विधेयक, कोई विधेयक धन विधेयक है, इसका निर्धारण कौन करेगा? यह प्रश्न भी आता है। तो याद रखिएगा इसका निर्धारण लोकसभा का अध्यक्ष करते हैं। और लोकसभा के अध्यक्ष वर्तमान में कौन है? ओम बिरला जी है। ओम बिरला जी का संसदीय क्षेत्र कौन सा है? कोटा है। कहां है भैया? कोटा। कोटा का नाम तो सुनकर ही आपको पता चल ही गया होगा ना, चंबल वाले क्षेत्र में, अर्थात कौन? राजस्थान में। यह जानना भी आपके लिए बहुत जरूरी है। तो धन विधेयक याद रखेगा, जब राजस्व से संबंधित होता है, वसूली से संबंधित होता है, पैसे से संबंधित कोई भी विधेयक जो होता है वह क्या होता है? धन विधेयक होता है। और इसका जो परिभाषित किया गया है वो अनुच्छेद 110 में किया गया है, यह जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। अगला प्रश्न, हाल ही में किसे अफगानिस्तान का राष्ट्रपति चुना गया है? याद रखिए दोस्त, राष्ट्रपति काबुल अफगानिस्तान हमारा जो है वह हमारे पड़ोसी देशों में से एक है, याद रखिएगा, जिसकी सीमा भारतीय सीमा से लगती है। भले वर्तमान में आपको पीओके से लगती हो, बात की बात है, लेकिन वह हमारा क्षेत्र है, उसे हम आज नहीं कल तो लेके ही रहेंगे, याद रखिएगा। और देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने साफ साफ कह दिया है अब हमें जम्मू कश्मीर में बात नहीं करनी है, हमको किस पर बात करनी है मेरे दोस्त? पीओके पे बात करनी है। पाकिस्तान से कह दो कि पीओके पे बात करें और पीओके हमारा है, हम उसे लेकर रहेंगे, ये याद रखिएगा। हाल ही में किसे अफगानिस्तान का राष्ट्रपति चुना गया है? तो अशरफ गनी को दूसरी बार क्या हुआ है भैया? फिर से राष्ट्रपति बनाया गया है, यह जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। और अभी अफगानिस्तान में जो आतंकवादी घटनाएं हुई थी वो शर्मिंदशार है, याद रखिएगा। आतंकवाद किसी का ना धर्म होता है, ना जाति होती है, ना क्षेत्र होता है, ना लिंग होती है, वह सिर्फ और सिर्फ एक रोग की भांति है। और ऐसा रोग जिसका कोई उपचार नहीं दिखता है, कब आ जाए और कब खत्म करके चल जाए, इसलिए पूरे विश्व को आगे आकर के इस पर क्या करना चाहिए? जिस तरह भारत पूरे विश्व पर आतंकवाद को लेकर आवाज उठा रहा है, उसी तरह दुनिया के वह देश जो क्या कहते हैं अमेरिका जैसे देश, वह आगे आकर इस पर क्या है भैया? खात्मा करने का प्रयास करे। और याद रखिए खत्म हो जाएगा जब सब लोग क्या करेंगे भैया? सहमति देंगे, अर्थात हर देश इस पर साथ देगा, तब याद
याद रखिएगा अशरफ गनी साहब, याद रखिए। एमबी में मापते हैं, याद रखिएगा भैया भूकंप की तीव्रता, जनसंख्या घनत्व, शक्ति व्यय की क्षमता, कंप्यूटर की स्मृति क्षमता को मापा जाता है, याद रखिएगा। अर्थात ये मेगाबाइट का संबंध याद रखिए कंप्यूटर की स्मृति शक्ति से है। इनमें से किसे हाल ही में गठित राम मंदिर निर्माण समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? यह प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्नों में से एक है और यह अभी तत्कालिक मुद्दा बना हुआ है राम मंदिर का। देखे होंगे इस बार राम मंदिर में लगभग 5 लाख से अधिक दीपक जला करके अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इसका क्या हुआ है दोस्त, रिकॉर्ड दर्ज कराया गया है। और इसमें कौन गए थे? योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी, याद रखिए। तो इस तरह यह बहुत शानदार प्रश्नों में से एक है। तो निपेंद्र मिश्रा को क्या है भैया, याद रखिएगा, इस कहानी जो है अध्यक्ष बनाया गया है। यह बिल्कुल प्रश्न शानदार में से एक है। कंप्यूटर का नियंत्रक भाग कहलाता है, कंप्यूटर का नियंत्रक भाग कौन कहलाता है दोस्त? सीपीयू ही कहलाता है। यह प्रश्न भी अपने आप में बहुत शानदार है। सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर की खोज कब हुई थी? तो यह 1946 में हुई थी। लगातार याद रखिएगा चार्ल्स बेबेज का जब नाम आता है तो 1946 में जरूर से जरूर नाम आता है, जाहिर सी बात है। प्रथम अंकीय कंप्यूटर के ब्लूप्रिंट के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका रहा है? तो याद रखिएगा चार्ल्स बेबेज का ही रहा है। यह भी बहुत शानदार प्रश्नों में से एक है। 65वें फिल्म, ठीक है, फिल्म फेयर अवार्ड की घोषणा की गई जिसमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, याद रखिएगा, का अवार्ड किसने जीता? तो याद रखिएगा वह रणवीर सिंह थे। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का आलिया भट्ट कहानी, ये बहुत याद रखिए। और सर्वश्रेष्ठ फिल्म गली बॉय थी। और सर्वश्रेष्ठ जो इसमें डायरेक्टर का तो जोया अख्तर खान को था, याद रखिए। ये प्रश्न भी बहुत शानदार प्रश्नों में से एक है और ये प्रश्न निश्चित आएंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इनको बिल्कुल नोट कर लीजिएगा, बहुत शानदार है। भारत का नया वित्त सचिव हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? तो याद रखिए ये प्रश्न भी अपने आप में कोई कम नहीं है मेरे दोस्त। वित्त सचिव अर्थात याद रखिए वित्त से संबंधित सबसे अपर अधिकारी होता है, यह जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। और यह क्या होता है? एक आईएएस अधिकारी होता है, इसको भी जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। तो अजय भूषण पांडे क्या है भैया? नए वित्त सचिव हैं वर्तमान में, यह जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। हाल ही में भारत ने संयुक्त सैन्य अभ्यास अजय वॉरियर, याद रखिएगा, किस देश के साथ किया है? यह यूनाइटेड किंगडम अर्थात ब्रिटेन के साथ यह संयुक्त अभ्यास हुआ है और यह अभ्यास 2005 से नहीं चल रहा है भैया। अजय वॉरियर, याद रखिएगा, यह बहुत शानदार प्रश्नों में से भी एक है। और यह जो अभियान चला है वह आतंकवादियों को खत्म करने के लिए ही बहुत जोर शोर से हुआ था। कहां से हुआ है भैया? ब्रिटेन में ही हुआ है, यह जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। इनमें से किसे मरणोपरांत पद्म विभूषण 2020 से सम्मानित नहीं किया गया है? 4 ऑप्शन आपके सामने है। अरुण जेटली को मिला है, जी हाँ। सुषमा स्वराज जी को भी मिला है, बिल्कुल सही बात है। और जॉर्ज फर्नांडिस को भी मिला हुआ है, या जान लीजिएगा। पंडित छन्नूलाल मिश्रा जी को मरणोपरांत नहीं, ये अभी जीवित हैं, याद रखिएगा, ठीक है। और मैं कामना करता हूँ और मेरे समस्त बच्चे कामना करते हैं कि और अधिक तक दिनों दिन यह जीवित रहे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के अच्छे कार्य करें। तो याद रखिएगा इस बार बहुत शानदार प्रश्नों में से एक ही रहे हैं। तो इस बार 8, ठीक है, पद्म विभूषण, 16 पद्म भूषण और 118 पद्मश्री अवार्ड क्या हुआ था? दिया गया था। यह जानना आपके लिए बहुत जरूरी है और 2020 की यह घटना है, यह जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है भैया? एस्कर्विक इसका है, विटामिन सी का है, रेटिनॉल विटामिन ए का नाम है और फिलोक्विनोन का है भैया, याद रखिएगा, यह नहीं है। कैल्सीफेरॉल, याद रखिएगा, अर्थात विटामिन डी का ही नाम है, याद रखने वाली बात यही है भैया। तो इस तरह इसका आंसर डी हो जाएगा। ये शानदार। कंप्यूटर में किस
किसी शब्द की लंबाई किस में मापते हैं? बाइट में, मीटर में, बिट में, मिलीमीटर में, याद रखिएगा बिट में मापी जाती है। यह शानदार प्रश्नों में से एक है। सभी बच्चे लगातार आंसर दे रहे हैं, एकदम सही सही दे रहे हैं। मजा आ रहा है, सच बता रहा हूं, मजा आ रहा। मेरे भाइयों बहनों, आप इसी तरह लगे रहिए। आपका लगन, आपकी क्या है, यह धैर्यता ही हमको और अधिक ऊपर उठा रही है। लगातार हम आपके लिए बहुत मेहनत करने वाले हैं और ज्यादा संघर्ष करके ऐसे ऐसे प्रश्न ढूंढ रहे हैं जिनकी आने की संभावना एकदम 100% है। वित्तीय वर्ष 2019-20 में भारत का राजकोषीय घाटा कितना था भैया? याद रखिएगा 3.8% था। यह जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। यह जानना आपके लिए क्या है? बहुत जरूरी है। तो इस तरह आप लोग लगातार देख रहे हैं, कितनी शानदार बातें हैं। यहाँ पर 3.8% है भैया, और जो यहाँ पर 3.5% नहीं रखा गया है अगले वर्ष के लिए, यह जानना आपको जरूरी है। 2020-21 के लिए 3.5% रखने की बातें की गई हैं। राजकोषीय घाटा क्या होता है? यह जब हम आपको बढ़िया क्वालिटी का लेक्चर लेकर आएंगे तब वहां पर बताएंगे सरकार का क्या है इसका मुद्दा राजकोषीय घाटा को लेकर, और हमेशा घाटा क्यों लगता रहता है। ये सारी बातों पर भी एक एक करके बातें होंगी। आगे है ऑस्कर अवार्ड 2020 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड किसे दिया गया है? तो याद रखिएगा भैया, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता जो है जॉकिन फोनिक्स को दिया गया है। और यह ऑस्कर अवार्ड बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। फिल्म जोकर के लिए यह अवार्ड इन्हें मिला हुआ है, यह जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। ऑस्कर अवार्ड 2020 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड किसे दिया गया है? तो याद रखना रेनी जेल्वेगर को क्या है भैया? सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कहानी क्या है भैया? पुरस्कार प्राप्त किया गया है। यह जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। अगला है ऑस्कर अवार्ड 2020 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का क्या है भैया? अवार्ड दिया गया है। तो याद रखिएगा पैरासाइट को दिया गया है। यह मोस्ट इंपॉर्टेंट में से एक है भैया, पैरासाइट। यह जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। ये 92वां जो है ऑस्कर अवार्ड था, कौन सा भैया? 92वां नंबर का। यह जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। 92वां ऑस्कर अवार्ड था। यहां से अगर ये न समझ में आए तो बिल्कुल लिख लीजिएगा। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। उपाधियों का निषेध किसमें दिया गया है? धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता किसमें दी गई है? अल्पसंख्यकों की भाषा का संरक्षण किसमें दिया गया है? और शिक्षा का अधिकार किसमें दिया गया है? अर्थात यह चारों बातें आपके सामने आ गई हैं। तो याद रखिएगा, अर्थात एक तरफ ये मौलिक अधिकार से संबंधित अर्थात पॉइंटें दी हैं और उनसे संबंधित अनुच्छेद दिए हुए हैं, मैचिंग करना है और इसका सही आंसर देना है। तो उपाधियों का अंत जो है भैया अनुच्छेद 18 में है। अर्थात कोई भी अब ना बहादुर होगा, ना राय बहादुर होगा, ना महाराज होगा। अर्थात ये सारी उपाधियां समाप्त होंगी। सिर्फ और सिर्फ उपाधियां अभी 2 क्षेत्रों में चलती हैं भैया, एक शिक्षा के क्षेत्र में है, एक सेना के क्षेत्र में है। आज भी देखिए सेना के क्षेत्र में भी ब्रिगेडियर, कर्नल आदि लगा रहता है, चलता है सभी जगह। और शिक्षा के क्षेत्र में इंजीनियर, डॉक्टर आदि उपाधियां क्या होती हैं? दी जाती हैं। यह भी जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। धार्मिक मामलों के प्रबंधन की जो स्वतंत्रता है ना मेरे दोस्त, याद रखिएगा यहां से भी बहुत शानदार प्रश्नों में से एक प्रश्न बनता है। तो धार्मिक जो भैया मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता है वह अनुच्छेद 26 में है। क्यों? क्योंकि धार्मिक स्वतंत्रता जो हमारा चौथा मौलिक अधिकार है धार्मिक स्वतंत्रता से संबंधित, वह कहां से कहां तक है भैया? अनुच्छेद 25 से लेकर 28 के बीच में है। तो जाहिर सी बात है यही मिलेगा। अल्पसंख्यकों की भाषा का संरक्षण किस में दिया है? वह अनुच्छेद 29 में दिया हुआ है। जाहिर सी बात है अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30 दो ऐसे आर्टिकल हैं जो सिर्फ और सिर्फ किससे संबंधित है? अल्पसंख्यकों से संबंधित है। याद रखिएगा, जिसमें एक में उनकी भाषा की बात की गई है तो दूसरे में नहीं, याद रखिएगा कल्चर है उनका, समाज है, उनको हो शिक्षा आदि के बचाने का उद्देश्य सब कुछ दिया गया है। भाषा है, कल्चर है आदि को
बचाने का उद्देश्य दिया गया है। तो याद रखिएगा यही दो ऐसे अनुच्छेद हैं जान करके, जिसे क्या है भैया याद रखना आपके लिए जरूरी मौलिक अधिकार में है। शिक्षा का अधिकार किससे है भैया, याद रखिएगा शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21 का में दिया गया है ना। अनुच्छेद 21 का में क्या दिया गया है, 6 से 14 वर्ष के आयु तक के बच्चों को सरकार क्या करेगी भैया, निःशुल्क शिक्षा, राज्य, सीधा राज्य लिखा सरकार नहीं है, राज्य निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराएगा। पहले यह क्या था भैया, पहले यह निजता के अधिकार में, मतलब एक तरह से मौलिक अधिकार में नहीं था। पहले यह राज्य के नीति निदेशक तत्व में अनुच्छेद 45 में बात थी, लेकिन इसे उठा करके याद रखना कहाँ रखा गया भैया, यहाँ उठा करके मौलिक अधिकार में रखा गया है। अब आपके लिए प्रश्न यह है किस संविधान संशोधन द्वारा अर्थात यह उठा करके नहीं अर्थात मौलिक अधिकार में रखा गया, राज्य नीति निदेशक तत्व से, राज्य के नीति निदेशक तत्व से नहीं उठा करके मौलिक अधिकार में किस संविधान संशोधन द्वारा, कहीं 86वां संविधान संशोधन कुछ बताऊंगा नहीं 2002 है कि 2004 है कि 2006 है। और यह याद रखिएगा जो यह संविधान संशोधन है ना, यह सभी एक ही शिक्षा से संबंधित जो मौलिक अधिकार में भी है, मौलिक कर्तव्य में भी है, और याद रखना ये जानना राज्य के नीति निदेशक तत्व में भी है। तीनों तरह शिक्षा की बात की गई है और तीनों स्थान पर एक ही संविधान संशोधन है, ये बता देता हूं ताकि आप कभी भूले ना। अब कहोगे सर अनुच्छेद 45 से इसे उठाकर अर्थात मौलिक अधिकार पे रख दिया गया 6 से 14, तो फिर अनुच्छेद 45 में क्या रखा गया है, तो अनुच्छेद 45 में अब 1 से लेकर 6 तक की शिक्षा का किया है भैया प्रावधान किया गया है। तो याद रखिएगा बाकी 11वां मौलिक कर्तव्य में इसकी ही बातें की गई हैं कि माता पिता, संरक्षक एवं अभिभावक अपने बच्चों के लिए क्या करेंगे भैया, शिक्षा की व्यवस्था उपलब्ध कराएंगे, ये उनका मौलिक कर्तव्य है। तो ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। अनुच्छेद 21 में निजता का अधिकार दिया गया है और अनुच्छेद 21 का या एक हो उसमें है शिक्षा के अधिकार से संबंधित, तो ऑप्शन नंबर इसका हाँ डी सही हो जाता है। क्या हो जाता है, डी सही हो जाता है। यह जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। अगला प्रश्न आपके जड़ क्या है, जड़ इनमें से है, आलू है जड़ की, प्याज है कि अदरक है कि मूली है, तो आलू तना है, प्याज भी तना है, ठीक है, अदरक भी तना है, मूली और गाजर क्या होती हैं दोस्त, जड़ होती हैं, याद रखिएगा। तो मूली क्या है, एक जड़ है, याद रखिए। आगे लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, यह बहुत शानदार प्रश्न है और लगातार यह प्रश्न आया हुआ है। आप अगर इस पर देखेंगे ना तो आपको सच में मजा आ जाएगा। तो लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे भैया, तो जीबी मावलंकर साहब थे, याद रखिएगा। जीबी मावलंकर के बारे में बता देते हैं। जब 1946 ईस्वी में, जब 1946 ईस्वी में क्या होता है, संविधान सभा का गठन होता है। तो यह संविधान सभा दो रूप में काम कर रही थी, एक संविधान के निर्माण के रूप में काम कर रही थी, एक संविधान के क्या है भैया निर्माण के लिए कार्य कर रही थी, और दूसरा निर्माण के लिए कार्य कर रहे थे, और दूसरा यह संसद के रूप में कार्य कर रहे थे। तो जो संविधान के निर्माण के रूप में यह कार्य करती थी, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या करते थे भैया, इसकी अध्यक्षता करते थे। क्यों, क्योंकि वह अस्थाई अध्यक्ष थे ना, वह क्या थे भैया, अस्थाई अध्यक्ष थे, यह जानना आपके लिए जरूरी है। लेकिन जब यह संविधान सभा संसद के रूप में कार्य करती थी, तो इसकी अध्यक्षता कोई और नहीं जीबी मावलंकर साहब करते थे। याद रखना, ये नाम कभी मत भूलना क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट अपने आप में। मालवंकर नहीं है, यहाँ पर मावलंकर है, ठीक है, उल्टा लिख गया है, जाहिर सी बात है, तो यहाँ मावलंकर होता है, याद रखिएगा। यह जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और जीबी मावलंकर का इतना ही बड़ा योगदान नहीं है दोस्त, याद रखना। जीबी मावलंकर जो भैया क्या होता है, जब पहली बार संविधान का निर्माण होता है, क्या होता है, संविधान बनकर तैयार हो जाता है, और पहली लोकसभा जब गठित होती है, क्या पहली लोकसभा गठित होती है, जब 1952 में ही पहली लोकसभा गठित होती है, तब याद रखिएगा जीबी मावलंकर ही क्या होते हैं भैया, अर्थात पहले इसके लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं। यह जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। और इनकी मृत्यु कार्यकाल के दौरान ही हुई थी, यह भी बहुत शानदार प्रश्नों में और
अधिक फिर कभी पढ़ाऊंगा, ज्ञान दूंगा, यह जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। तो आगे देखते हैं सर, अगला प्रश्न आपके सामने, मध्याह्न भोजन हेतु किसके द्वारा प्रबंध तथा वित्तीय व्यवस्था की जाती है। मध्याह्न भोजन मतलब याद रखना जो दोपहर का भोजन बच्चों को मिलता है, जिसे मिड डे मील योजना कहते हो, आपको उन्हीं का जान करके अगर ये नाम आ जाए तो आप गलती ना कर जाओ, इसलिए ये शब्द दिया गया है। तो मध्याह्न योजना जो मतलब मध्याह्न भोजन हेतु जो भैया कार्य करता है वह कौन करता है सारा समाज, तो राज्य सरकारों के खाद्य एवं रसद विभाग करता है, जी नहीं। उपभोक्ता मामले एवं कल्याण विभाग, जी नहीं। कार्यक्रम एवं क्रियान्वयन क्या मंत्रालय, जी नहीं। मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय, जी हाँ एकदम सही है, मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय ही क्या होता है, इसका प्रबंधन तथा वित्तीय व्यवस्था क्या करता है भैया, देखता है, याद रखिएगा। और यह मिड डे मील योजना याद रखिएगा 1995 से क्या है भैया शुरू हुई है। जो बच्चों को, खासकर उन बच्चों को जरूर ध्यान में जो गरीब हैं, जो वंचित हो रहे हैं शिक्षा से, जिनके पास खाने की समस्या है, जिनके माता पिता रोजगार के लिए भेज देते हैं, उनको क्या है रोक लगाया कि बच्चे काम ना करें, बच्चे सिर्फ और सिर्फ पढ़े। और हमारा बस का भी उत्तरदायित्व है कि हम बच्चों को देख करके उनका शिक्षा का देख रेख करें, और हमारा देश जितना पढ़ेगा उतना बढ़ेगा। दोस्तों याद रखिएगा, ईर्षा, ज्वलन, द्वेष, जातिवाद, धर्मवाद, क्षेत्रवाद, बहुदेववाद, लिंगवाद, ये सब छोड़ करके सिर्फ देश प्रेम के लिए काम करिए, और हर बालक शिक्षित हो ऐसा उद्देश्य बनाइए, और जहां भी रहिए याद रखिए ज्ञान का दीप जलाते रहिए। यह मैं आपसे निवेदन करके एक चीज मांगा रहा हूं, बस हो गया। तो इस तरह आप देखे होंगे यह कितना शानदार प्रश्नों में से एक था। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री आवास योजना की समयावधि है। याद रखिए जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2026 मई 2014 को पहली बार क्या किया था, प्रधानमंत्री पद का शपथ ग्रहण किया था, तो उसके तुरंत जल्दी ही मतलब एक साल के अंदर ही क्या कर दिया था, 2015 में ही याद रखिएगा प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो बातें थी वह ठीक थी, याद रखिएगा बिल्कुल एकदम सही थी, लेकिन लक्ष्य क्या रखा गया था कि 2022 तक में हर एक व्यक्ति का क्या होगा, अपना एक घर होगा। यह लक्ष्य था, यह जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, अभी तो प्रधानमंत्री का यह दूसरा कार्यकाल चल रहा है 2019 से, यह बिल्कुल जानना वाली बातें हैं, और यह 2022 क्या था, लक्ष्य था, याद रखिएगा। यहाँ से कई बार सरकार ने कई लक्ष्य रखे हैं, जैसे कृषक की आय अर्थात जो किसान है देखे होंगे उनको भी आय में वृद्धि करने के लिए लक्ष्य रखा गया, शायद उससे संबंधित प्रश्न है, किसान से संबंधित, इसीलिए अभी इसको नहीं बताते, आगे बताएंगे आपको। तो ये याद रखना सभी के लिए घर, और इसके लिए देखे होंगे कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत क्या होता है, नगरों में भी, शहरों में भी, और गांव की बात करें तो गांव-गांव में कॉलोनियों की जो व्यवस्था हो रही है, सरकार पैसा दे दे करके याद रखें ग्राम प्रधान के माध्यम से कॉलोनियों का निर्माण करवा रही है। तो ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। आगे भारत में प्रचंड बेरोजगारी आ ही गई भैया, प्रचंड बेरोजगारी सर्वाधिक पाई जाती है। यह प्रश्न बहुत शानदार प्रश्नों में से एक है। इस कोरोना के दौरान में भी बेरोजगार बहुत सारे लोग हुए हैं, और इसलिए प्रचंड बेरोजगारी और ज़्यादा बढ़ जाकर कहाँ पर बढ़ेगी भैया, कृषि क्षेत्र में, याद रखिएगा। आप कहोगे सर प्रचंड बेरोजगारी क्या होती है, तो क्या जो काम एक लोग कर ले उसी काम को अगर 10 लोग मिलकर करते हैं तो उसी को कहा जाता है प्रचंड बेरोजगारी। किसानी में क्या होता है, 2 लोग भी उस काम को अच्छे से कर लेते हैं, लेकिन देखे हो कि रोजगार न मिलवाने के कारण बच्चे, पिताजी, घर के महिलाएं सब लोग उसी में लगे रहते हैं, जिसके कारण ये बहुत ज़्यादा समस्याएं उत्पन्न होती हैं, अर्थात देश का विकास रुकता है इससे। याद रखिएगा अपना विकास तो रुकता ही रुकता है, लेकिन साथ में देश का भी विकास बहुत ज़्यादा रुकता है, यह जानना बहुत ज़रूरी है। तो कृषि से संबंधित है, याद रखिएगा, यह बहुत ज़रूरी है, याद रखिएगा। तो इस तरह ये बहुत शानदार प्रश्नों में से एक है। और अभी कोरोना के दौरान में जब देखे होंगे किसान भाई बहनों ने कितना ज़्यादा आकर
करके सभी की मदद की है। भारत किसानों का देश है, कृषि प्रधान देश है, यह जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। आज भी 59% जनसंख्या किसी न किसी रूप से कृषि से क्या हुई है, जुड़ी हुई है। याद रखिएगा, जानना बहुत जरूरी है। और इसी किसान विधि अभी याद रखिएगा सरकार ने 3 विधेयक किसान से संबंधित लेकर आए थे, जिनको लेकर के बहुत बड़ा विवाद उत्पन्न हुआ था। याद रखिएगा, और यह विधेयक याद रखिएगा जो बहुत शानदार विधेयकों में से एक है। सरकार जो किसानों के प्रति क्या हो रहा है दोस्त, याद रखिएगा, जो समस्याएं हैं किसानों को लेकर के उनको धीरे धीरे खत्म करना चाहती है। कि सरकार क्या चाहती थी कि अब किसान अपने घर पर बैठे हुए भी अपने उत्पादन को क्या कर सके, बेच सके, तथा किसानों का क्या मतलब भ्रम था कि जो MSP है, न्यूनतम समर्थन मूल्य जिसे कहते हैं मिनिमम सपोर्ट प्राइस, वह कहीं खत्म ना हो जाए। जो मंडी है उनका क्या हो जाए, उन पर अर्थात जो उद्योगपति हैं उनका क्या हो जाए, प्रभुत्व ना स्थापित हो जाए व्यापारियों का। तो सरकार ने इसका खंडन किया है और सरकार जो 2022 तक में किसानों की आय को दुगना करने के लिए लक्ष्य रखा है, उसी की ओर यह एक अगला कदम था। और याद रखिएगा, पंजाब की कोई महिला थी, याद रखिए कौर जी, उन्होंने इससे इस्तीफा दिया था मंत्रिमंडल पद से। तो याद रखिए, लेकिन पार्टी से इस्तीफा नहीं दिया था, बीजेपी को नहीं छोड़ा था। यह एक राजनीति होती है, इसका जानना आपके लिए यहाँ पर भी बहुत जरूरी है। तो यह जानना आपके लिए बहुत जरूरी था। तो इस पर भी हम लोगों ने कुछ बातें की, आगे बहुत सारी बातें हैं, ठीक है, आगे की जाएंगी कभी। विजन 2020 क्या है भैया, विजन 2000 एशिया का एक कार्यक्रम, किसी एक क्षेत्र में शांतिपूर्ण समग्र विकास, जी नहीं, संयुक्त राष्ट्र संघ का विश्व का जनसंख्या नियंत्रण का एक कार्यक्रम, जी ये भी नहीं है, पाकिस्तान का एक कार्यक्रम इसके जीवन स्तर को ऊंचा करने की, जी नहीं, पाकिस्तान तो कभी होगा ही नहीं। भारत सरकार का एक कार्यक्रम सभी क्षेत्रों में पूर्ण आत्मनिर्भरता बढ़ाना, जी हाँ, जितने भी क्षेत्र हैं उनमें क्या हो जाए दोस्त, अगर आत्मनिर्भरता बढ़ जाए ना, अर्थात आदमी अपने ऊपर डिपेंड होने लगे, जो भी क्षेत्र हैं, जितने भी क्षेत्र हैं, जैसे शिक्षा का क्षेत्र, उद्योग का क्षेत्र, जितने भी क्षेत्र हैं, अगर वहां पर स्वयं में आत्मनिर्भरता आ जाए, और इसीलिए प्रधानमंत्री ने इस बार याद रखिएगा, देखे होंगे, आत्मनिर्भरता का स्लोगन भी दिया है कि हमें आत्मनिर्भर होना चाहिए। चाइना जैसे का जो देश हैं, उनके देशों से जो माल अधिकतर देश में आते हैं, क्या हम उन्हें उत्पादित नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। इसीलिए सरकार ने कहा कि याद रखिए कि आत्मनिर्भर बनिए, दूसरों पर डिपेंड मत रहिए। और इस पर बहुत सारी सरकार ने देखे होंगे, बहुत सारी क्या है योजनाएं लाई, और योजनाओं के माध्यम से गांव गिराव क्षेत्रों में क्या हो गया, बैंकों के माध्यम से लोन दिए जा रहे हैं, ऋण दिए जा रहे हैं, ताकि माताएं बहनाएं और वह भाई लोग जो मतलब गांव में कार्य नहीं कर पा रहे हैं, कोई डेयरी खोल रहा है, कोई मत्स्य पालन खोल रहा है, कोई ठीक है सिलाई कर रहा है, कोई कुछ खोल रहा है, मतलब ये समझ लीजिए इससे आत्मनिर्भरता बढ़ती है। ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी था। तो ऑप्शन नंबर डी क्या है, एकदम सही है। अगला है भारत सरकार द्वारा चलाया गया मिशन इंद्रधनुष किससे संबंधित है, तो याद रखिएगा बच्चों और गर्भवती महिलाओं के प्रतिरक्षण से। हाँ जी हाँ, याद रखिएगा बच्चों और गर्भवती महिलाओं को, खासकर गर्भवती महिलाओं को देखे होंगे कि जब गर्भ में शिशु आता है तो उन्हें क्या होती, बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, और उनके अंदर एनीमिया जैसे रोग, खून की ब्लड की कमी आ जाती है, और साथ ही साथ जो बच्चा पैदा होता है वो कुपोषण का शिकार होने लगता है। तो इसके लिए उनको पौष्टिक और आहार से युक्त सरकार ने अधिक से अधिक धन देना शुरू किया है। और साथ ही साथ देखें, जो कार्य करने वाली महिलाएं हैं उनको 26 हफ्ते की छुट्टी भी दी जाती है। यह जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। तो ऐसे सरकार क्या है, 6,000 रुपए क्या होता है दोस्त, अर्थात माताओं बहनाओं और बच्चों को ध्यान में रख के क्या देती है सरकार, ताकि उनका स्वास्थ्य खराब ना होने पाए और वह आगे आकर कुशल रहें और स्वस्थ रहें, ताकि यह जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। तो इस तरह ये कई चीजें होती हैं, इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो अच्छी हैं। निम्न में से क्या है भैया, कौन सा सही नहीं है, सुमेलित नहीं है? उदय क्या होता है, उदय जो योजना थी, ठीक है ना, UDAY जो है विद्युत वितरण करने वाली कंपनियों का वित्त पोषण, जी हाँ। हृदय से विरासत वाले शहरों का संरक्षण एवं पुनर्जीवन। अमृत योजना जो थी शहरों में मूलभूत संरचना, जी हाँ, एकदम सुधार
के लिए, और साथ ही साथ जो स्वच्छ भारत मिशन है, क्या वह शुद्ध पेयजल से जी नहीं, स्वच्छ जो भारत मिशन है वह किससे संबंधित थे मेरे भाइयों बहनों, वह सफाई अभियान से संबंधित थी, जिसका क्या है कार्यक्रम शुरुआत 2 अक्टूबर 2014 के दिल्ली की गलियों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्वयं किया था। याद करिए किस दिन, गांधी जी की जयंती के दिन, याद रखिएगा। तो यह जानना जरूरी, अर्थात यह गलत हो जाता है, बाकी 3 एकदम सही है ऊपर के। गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी को क्या कहते हैं, तो याद रखिएगा पुरानी कछारी मिट्टी को बांगर कहा जाता है, याद रखिएगा। खादर नवीन को कहते हैं। और ये जलोढ़ मृदा के दोनों प्रकार हैं, ठीक है, जलोढ़ मृदा के क्या है, दोनों प्रकार हैं। दुनिया की सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टियों में से एक है जलोढ़ मृदा, और भारत में सर्वाधिक क्षेत्रों में विकसित है ये मृदा। याद रखिएगा, नदी द्वारा अपर्दन करके लाई गई मिट्टियों में से जो मिट्टी बनती है उसी को जलोढ़ मृदा कहते हैं। और याद रखें इस मिट्टी में जीवाश्मों और ह्यूमस की संख्या बहुत ज़्यादा होती है जलोढ़ में, याद रखें, इसलिए यह सबसे अधिक उपजाऊ होती है। गेहूँ, धान, गन्ना आदि के लिए यह बहुत उपयुक्त मिट्टियों में से एक होती है। तो बांगर क्या है, पुरानी है, खादर क्या है, नवीन है, और यही खादर जो है क्या है भैया, सबसे ज्यादा उपजाऊ मृदाओं में से एक है। तो इस तरह ये बहुत शानदार प्रश्नों में से एक था। आगे प्रश्न है भैया, सदाबहार वर्षा वन पाए जाते हैं ऑस्ट्रेलिया में, ब्राजील में, कनाडा में, फ्रांस में नहीं, तो जी नहीं, याद रखिएगा इसमें से एक ही सही है, वह है ब्राजील। और क्यों यह सही है, याद रखिएगा, ऐसे जैसे यह पृथ्वी है तो यह विषुवत रेखा है, तो विषुवत रेखा जहां जहां से जाती है इसी के 10 डिग्री ऊपर और 10 डिग्री नॉर्थ में, याद रखिएगा, यही पूरा वन पाए जाते हैं सदाबहार वन। तो याद रखिएगा, यह जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। पेरू हनमेहनी, याद रखिएगा, कांगो हनमेहनी, ठीक है। अगर अपने एशिया में देखा जाए तो इंडोनेशिया में, पपुआ न्यू गिनी में नहीं, ऐसे क्या होता है यहाँ पर, अर्थात ये सदाबहारी वर्षा वन क्या होते हैं, पाए जाते हैं। याद रखिए, वह वन जो हमेशा हरे भरे रहते हैं, वह वन जो हमेशा क्या होते हैं, हरे भरे होते हैं, यह जानना आपके लिए बहुत जरूरी है, उन्हें सदाबहारी वर्षा वन कहते हैं। जाहिर सी बात है कि विषुवत रेखा के क्षेत्र में आसपास क्या होता है, निम्न वायु दाब का क्षेत्र होता है और तापमान अधिक होता है, तो यहाँ जो हमेशा लगातार क्या होता रहता है, वर्षा होती रहती है, और वर्षा होती रहेगी तो पेड़ पौधे वनस्पतियां तो जाहिर सी बात है उपजित होती ही रहेंगी, जाहिर सी बात है, और जब उपजेंगी तो वहां हरा भरा तो रहेगा ही, जाहिर सी बात है। तो ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी था, क्योंकि यह भी बहुत शानदार प्रश्नों में से एक है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए हुए कूटकोनी सही उत्तर का चयन कीजिए। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं और ये बहुत शानदार प्रश्नों में से एक है, याद रखिएगा, बहुत शानदार प्रश्नों में से एक है। यहां से प्रश्न आने की बहुत ज्यादा संभावना है। कयाट जो होती है भैया, यह जनजातियां हैं, याद रखिए, जो रहती हैं अलग अलग क्षेत्रों में, वही है। कयाट किसे कहते हैं, जो बर्फ का मकान बनाकर रहती हैं, अर्थात पहले के चौथा, तो अर्थात एक ही मिल रहा है, अर्थात ऑप्शन नंबर सी। तो अब आप लोग एकदम समझ सकते हैं। इनपुट क्या है, शिकार हेतु साकरी नाव को कहा जाता है, यह जानना आपके लिए बहुत जरूरी है, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। यूनियाक, याद रखिएगा, यह क्या है भैया, कुत्तों द्वारा खींची जाने वाली एक गाड़ी है, यह याद रखिए। जनजाति मतलब जो रहती हैं अलग अलग क्षेत्रों में, उनका जो क्या है भैया, कुछ क्या है, एक पार्ट्स है जिनका नाम अलग अलग रखा गया है अलग अलग क्षेत्रों में, और यहां से प्रश्न आते हैं, इसलिए इनको क्या है विशेषकर आपके लिए लाया गया है कि क्या होता है ये सारी चीजें। तो याद रखिए, शिकार मतलब कुत्तों द्वारा खींचे जाने वाली गाड़ी को क्या कहते हैं भैया, याद रखिएगा, आपके द्वारा यूनियाक कहा जाता है। और यह बहुत शानदार प्रश्न के मूवी में देखे होंगे आप लोग, 4-5 कुत्ते बंधे रहते हैं, पीछे एक हीरो बैठा रहता है और गाड़ी खींचता रहता है ना, कोई गाना भी है इस पे, मुझे याद नहीं आ रहा है। स्लेज है, स्लेज क्या है भैया, परिवहन हेतु एक नाव है, यह जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। तो ऑप्शन आपके सारे सही दिए हुए हैं, देख लीजिएगा। निम्नांकित में से कौन सुमेलित नहीं है, 4 ऑप्शन है। चेन्नई भारत का सबसे गहरा पतन है, जी नहीं, ये गलत हो गया, क्योंकि याद रखिएगा जो सबसे गहरा पतन है वो विशाखापत्तनम वाला पार्ट है, और वह आंध्र प्रदेश के पार्ट में पड़ता है ना, तो इसलिए गहरा मतलब गड़बड़ हो गया। कोचीन प्राकृतिक पतन है, ये बंदरगाह होता है पतन, मतलब ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। जी हाँ, एकदम सही है। जवाहरलाल नेहरू जो बंदरगाह है भारत का एकमात्र मशीनीकृत बंदरगाह है, ये जान लीजिएगा। कांडला गुजरात में पड़ता है और यह भी एक प्राकृतिक बंदरगाह है, और यह जोरी पतन के लिए जाना जाता है। कच्छ वाले क्षेत्र में आप देखेंगे तो बिल्कुल
बिल्कुल दिखाएगा। जो सबसे बड़ा बंदरगाह में से एक है वह कौन सा भैया, बंबई वाला है, यह जानना भी आपके लिए बहुत जरूरी है। तो इसलिए बहुत शानदार प्रश्न यहाँ थे। पृथ्वी की जुड़वा बहन कहे जाने वाले ग्रह का नाम क्या है, यहाँ से भी प्रश्न बहुत आते हैं, ठीक है ना भैया। याद रखिएगा पृथ्वी जो आकार में है, अगर देखा जाए तो पृथ्वी आकार में 5वें नंबर की ग्रह है और 6वें नंबर की कौन है भैया, शुक्र है। शुक्र पृथ्वी के घनत्व तो आकार लगभग सेम के आसपास मिलता है, इसीलिए शुक्र को क्या कहा जाता है, पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है। और शुक्र ही सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है, यह जानना आपके लिए बहुत जरूरी तथा सबसे चमकीला ग्रह है। याद रखना यह सौरमंडल में नहीं, आपको हम बता दें, अर्थात सूर्य और चंद्रमा के बाद सबसे अधिक चमकीले ग्रहों में से एक है शुक्र ही। याद रखिए एक ग्रह है जिसका नाम स्त्रीलिंग पर रखा हुआ है, अर्थात विनस। रोमन में सुंदरता की देवी को क्या कहा जाता है, विनस कहा जाता है, लेकिन नाम तो सुंदरता की देवी है। लेकिन याद रखिएगा यहाँ पर इतनी सारी ज्वालामुखियां मतलब उद्गारी सक्रिय ज्वालामुखियां हैं जो एक मृत के समान है यह अर्थात ग्रह, इसलिए याद रखिएगा यहाँ पर ज्यादा मतलब अभी हाल ही में आपको हम बता दें नासा ने क्या किया है भैया, खोजा है कि यहाँ पर अर्थात जीवन की संभावना व्यक्त की है, यह जान लीजिए। बुध और शुक्र ऐसे दो ग्रह हैं जिनके कोई उपग्रह नहीं है। बुध सौर मंडल का सबसे क्या है भैया, छोटा ग्रह है, और सबसे भारी ग्रह कौन सा है और बड़ा भी, वह बृहस्पति ग्रह है, और सबसे ठंडा जो है भैया वह वरुण है, और सबसे अधिक समय में भी सूर्य की चक्कर वरुण ही लगाता है, यह जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। पृथ्वी जो है भैया शुक्र और मंगल के बीच में है, यह जानकर आपको बहुत प्रसन्नता हुई होगी। पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है और साथ ही सूर्य की क्या करती है, परिक्रमा प्रदक्षिणा या चक्कर लगाती है, जिसके कारण क्या होता है, मौसम परिवर्तन होता है। पृथ्वी के अपने अक्ष में घूमने के कारण क्या होता है, दिन और रात होती है, ठीक है, यह जानकर भी आपको अच्छा लगा होगा। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। बाकी बहुत सारे प्रश्न हैं जो आगे पढ़ाए जाएंगे और शानदार तरीके से समझाए जाएंगे, तो यह जान लेना। शुक्र का सबसे ज्यादा अधिक गर्म होने का कारण यह है कि यह जो ग्रह है इसमें पहली बात तो याद रखिएगा ग्रीन हाउस गैस प्रभाव बनता है, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो होती है ग्रीन हाउस गैस प्रभाव में सबसे अधिक महत्वपूर्ण होती है, इसलिए इस ग्रह पर ग्रीन हाउस गैस में कार्बन डाइऑक्साइड प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। लेकिन साथ ही सल्फ्यूरिक एसिड से क्या होता है, यह ग्रह क्या है, ढका हुआ है, इसलिए यह भी बहुत शानदार प्रश्नों में से एक है। दोस्तों लगातार आप लोग कमेंट करते रहिए और वीडियो आपको कैसा लगता है उसको भी कमेंट करते रहिए ताकि हमें और उत्साह मिलता रहे। सभी भाइयों बहनों से निवेदन है कि लगातार वह वीडियो को अच्छे से देखें। अगला प्रश्न है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना की थी 1192 में, 1206 में या फिर 1296 में। अर्थात ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि 1526 भी दिया हुआ है, तो याद रखिएगा 1206 में क्या हुआ था, गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था, यह जानकर आपको बहुत अच्छा लगा होगा। बाकी 1526 में गुलाम वंश का है, 1296 में खिलजी वंश वाला संबंधित अलाउद्दीन खिलजी से है, और यह 1192 में मोहम्मद गौरी से संबंधित है, तराइन के युद्ध वाले से। यह जानना आपके लिए बहुत जरूरी था। तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था अकबर एवं हेमू के बीच, जी नहीं गलत है। मोहम्मद गौरी एवं जयचंद्र के बीच, बिल्कुल गलत है। पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच कब हुआ था भैया, 1191 में हुआ था। 1192 में दूसरा युद्ध हुआ था, और याद रखिएगा इसी युद्ध में क्या होता है दोस्त, पहले युद्ध में पृथ्वीराज चौहान जीतता है, मोहम्मद गौरी हारता है, छोड़ देते हैं। बहुत अच्छे व्यक्तियों में से एक थे, लेकिन दोबारा फिर मोहम्मद गौरी क्या होता है, इनको हरा देता है, यह जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। अगला है, पानीपत की प्रथम लड़ाई कब हुई थी, तो 1526 ईस्वी में हुई थी। याद रखिएगा बाबर ने देखे होंगे 1526 ईस्वी में प्रथम लड़ाई किया था, और बाबरी मस्जिद याद रखिएगा यही बाबर से संबंधित है, इसलिए जब मुगल वंश की बात आती है और शुरुआत में बाबर ने ही इसकी आधारशिला रखी थी, तो यहाँ से भी मुगल वंश से संबंधित प्रश्न आने के 100% संभावनाएं हैं, तो इनको भी आप लोग बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते हैं, यह जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी, तो नहीं याद रखिए आगा खा वाला वो शब्द याद होगा, 1906 ईस्वी में हुई थी। बाकी ये क्या हुआ था, बंगाल विभाजन 1905 ईस्वी में हुआ था, यहाँ से जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन का आगाज
गांधी जी ने कब किया था? याद रखिए, ये प्रश्न तो बहुत शानदार है। आज मैंने हिस्ट्री के वही सब मतलब प्रश्न उठाए हैं जो क्या है, डेट से संबंधित अर्थात सन से संबंधित है, और यहाँ से प्रश्न लगातार आते हैं। आगे मैं कल जो है कथन से संबंधित उठाऊंगा, या फिर अच्छे जो वाक्यांश दिए हुए हैं वहां से, या फिर बहुत इंपॉर्टेंट जो घटनाएं हैं जिसके काल में घटी हैं उनसे भी प्रश्न बहुत शानदार आने वाले हैं, घबराइएगा नहीं। तो इस तरह बहुत शानदार प्रश्न है भैया, याद रखिएगा। जब क्या है, आगाज गांधी जी ने क्या किया था भैया? 8 अगस्त 1942 को किया था। याद रखिए, प्रश्न बहुत शानदार है। और 9 अगस्त 1942 से ने याद रखिएगा भारत छोड़ो आंदोलन का ही शुरुआत हो जाती है, और इसी में महात्मा गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। करो या मरो का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी जी ने दिया था। अब प्रश्न यह बनता है, प्रश्न कितना शानदार बनता है दोस्त, कमेंट जरूर करिएगा कि गांधी जी जो सत्य और अहिंसा का क्या है सिद्धांत का पालन करते थे, और वही गांधी जी आज भारत छोड़ो आंदोलन में करो या मरो का नारा देते हैं, तो क्या यहाँ पर अहिंसा वाली प्रवृत्ति जागृत नहीं होती है क्या? कि अहिंसा वाली प्रवृत्ति है, या फिर यहाँ पर हिंसा वाली प्रवृत्ति नहीं जागृत हो रही है? या कहने का मतलब है कि जो गांधी जी अहिंसा की बात करते थे, यहाँ पर करो या मरो का नारा देकर हिंसा की बात तो नहीं कर रहे हैं। इसका 4 शब्दों में जरूर लिखकर भेजिएगा और फैक्ट्स में लिखिएगा, मजा आने वाला है दोस्तों। तो इसलिए यह जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। कोशिका का शक्ति केंद्र अर्थात पावर हाउस ऑफ सेल किसे कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। यह जानना आपके लिए बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। किसी को प्रोटीन का केंद्र कहा जाता है, तो किसी को याद रखिएगा भैया अर्थात कोशिका का शक्ति केंद्र कहा जाता है। तो शक्ति केंद्र किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। यह जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। इनमें से कौन सा रक्त समूह सर्वदाता के नाम से जाना जाता है? तो सर्वदाता कौन होता है भैया? ए होता है, और सर्वगाही जो होता है वह ए बी होता है। ये प्रश्न भी बार बार पूछा जाता है, इसलिए इसको आपके लिए रखा गया है। अगला प्रश्न आपके सामने है, लोकसभा को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व ही भंग किया जा सकता है भैया? कैसे? राष्ट्रपति के द्वारा, उसके इच्छानुसार द्वारा हो सकता है, अध्यक्ष स्पीकर द्वारा जी नहीं, राष्ट्रपति द्वारा मंत्री परिषद की सलाह पर। जी हाँ, एकदम 100% यह सत्य है कि मंत्री परिषद क्या होगी भैया? जो सलाह देगी उसी के सलाह पर राष्ट्रपति क्या करते हैं भैया? लोकसभा को भंग करते हैं। अनुच्छेद 85 में नहीं देखे होंगे, ये बातें सामने आपकी आएंगी। आगे बताऊंगा क्या कैसे होता है, मंत्री परिषद कैसे सलाह देती है। क्यों? क्योंकि यही मंत्री परिषद का स्वयं अध्यक्ष क्या होता है? प्रधानमंत्री होता है। और प्रधानमंत्री क्या होता है भैया? लोकसभा का क्या होता है? नेता होता है। जाहिर सी बात है, लोकसभा का नेता, क्या ये बात सत्य है? जी नहीं। राज्यसभा का नेता भी क्या होता है भैया? याद रखिएगा, प्रधानमंत्री बन सकता है। ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी है, लेकिन लोकसभा में बहुमत होना बहुत जरूरी है। यह बताया जाएगा क्या कैसे होता है, बहुत शानदार फैक्ट्स इस पर है। तो ये जानकर बहुत अच्छा लगा। मंत्री परिषद का प्रधानमंत्री होगा। कभी मंत्री परिषद जल्दी क्या करेगी? सलाह देगी क्या कि भैया ऐसा लोकसभा भंग कर दो, ठीक है। अब अगर मान लीजिए उसको हटने का शंका होगा तो वह पहले से बोल देगा। यह भी होगा ना, बताऊंगा क्या कैसे होता है। बहुत अच्छे मुद्दे हैं यहाँ पर। आगे बात करेंगे भैया, पटेला नामक अस्थि या हड्डी कहाँ पाई जाती है? किस अंग में पाई जाती है? जांग में पाई, क्या जांग में तो फीमर पाई जाती है, हथेली में जी नहीं, घुटना में पाई जाती है, जो 2 होती है ना, याद रखिएगा। यह बहुत शानदार प्रश्नों में से एक है। आईसी पर किसकी परत चढ़ी होती है ना? आईसी याद रखिएगा। तो ये जानना बहुत जरूरी है, सिलिकॉन की परत चढ़ी होती है, याद रखना बहुत जरूरी होती है, ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। मास्टर ग्रंथि के नाम से किसे जाना जाता है? तो पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं। यहाँ से भी बहुत शानदार प्रश्न आए हुए हैं। निम्नलिखित में किसे कंप्यूटर का पितामह कहा जाता है? तो चार्ल्स बेबेज को क्या होता है? कंप्यूटर का पितामह कहा जाता है। यहाँ से भी प्रश्न बहुत शानदार हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की शुरुआत जो भैया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था योजना, वह कब से आई थी? तो याद रखिएगा जनवरी 2015 से आई थी। और हरियाणा वाले क्षेत्र में याद रखिएगा बहुत नीचे लिंगानुपात है। अब जो बढ़ करके जब वहां पर यह अभियान ज़्यादा से ज़्यादा प्रारंभ हुआ तो वहां का लिंगानुपात काफ़ी ज़्यादा बढ़ा हुआ है, आप देखिएगा। और इसीलिए मानसिकता बदलने के लिए मानसी झिल्लर देखे होंगे जो सुंदरियों में आई थी, और साक्षी मलिक जैसे नाम आपके सामने
सामने आए होंगे, उनको ब्रांड एम्बेसडर पुरस्कृत बहुत सारा किया गया था ताकि लिंगानुपात क्या हो सके, बढ़ सके। याद रखिएगा, यह जानना बहुत शानदार है। कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका रहा भैया? तो सर्वाधिक योगदान वॉन न्यूमन का है। यह भी प्रश्न अपने आप में बहुत शानदार है। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है? तो विषुवत रेखा को 2 बार कौन सी काटती है? जायरे काटती है। मकर रेखा को 2 बार, विषुवत को जायरे या कांगो नदी इसी को कहते हैं, इसीलिए मैंने ये प्रश्न दिया है ताकि आप भ्रमित हो जाएं। मकर रेखा को जो है भैया लिम्पोपो नदी करती है। कौन? लिम्पोपो नदी करती है। और कर्क रेखा को 2 बार जो भैया वो कौन काटती है? वो अपने देश की माही नदी काटती है ना। तो इस तरह यह भी प्रश्न अगर आता है तो यहाँ से भी जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। ये जो रेखाएं हैं सब काल्पनिक रेखाएं हैं। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था भैया, जिसमें गांधी जी ने भाग लिया था? तो पहला गोलमेज सम्मेलन 1930 में, दूसरा गोलमेज सम्मेलन 1931 में, तीसरा 1932 में। तो दूसरा की बात किया जिसमें मात्र एक ऐसा सम्मेलन है जिसमें याद रखिएगा गांधी जी ने भाग लिया है, यह जानना चाहिए, अर्थात कांग्रेस भाग ली है। यह जानकर भी बहुत प्रसन्नता होगी। लेकिन प्रश्न यह भी आता है कि वह कौन सा भारतीय है जो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया है? तो वहां पर फिर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का नाम आता है। यह भी बहुत शानदार प्रश्नों में से आता है। लेकिन यहाँ पर और प्रश्न आता है कि महात्मा गांधी जी जब इंग्लैंड गए तो वह किस जहाज से गए और कहां पर उतरे, किस होटल पे रहे, और गांधी जी और अंबेडकर के बीच पुनः पैक्ट जो समझौता होता है वह क्या है? यहीं से बहुत सारे विवाद निकलकर सामने आते हैं। तो इसको भी जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। एक प्रश्न और बनता है कि यह जो गोलमेज सम्मेलन हुआ था उस समय भारत का अर्थात वायसराय कौन था? यहां से भी प्रश्न अगर बनता है तो याद रखिएगा। अब मुझे नहीं पता, आप लोग बताएंगे इरविन था, कौन था? ये खुद आप लोग बिल्कुल जानते ही होंगे। आगे देखिए भैया, भारत की पहली इंटरसिटी इलेक्ट्रिकल बस सेवा किस राज्य ने शुरू की है भैया? तो याद रखिए महाराष्ट्र ने किया है। और महाराष्ट्र सरकार याद रखिएगा, खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने क्या कहा है भैया? ज्यादा से ज्यादा जो प्रदूषण हो रहा है अर्थात पेट्रोलियम और डीजल वाली जो गाड़ियां चल रही हैं उन पर रोक लगाना है और ऐसी गाड़ियों का अर्थात ऐसी बसों का निर्माण करना है जो ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सके, विद्युत से चल सके, बैटरियों से चल सके। तो इसलिए यह 300 किलोमीटर तक अधिक चल सकती है मेरे दोस्त एक बार चार्ज होने के बाद। तब अब आप समझ सकते हो यह कितनी दूरी होती है ना। 300 किलोमीटर थोड़ा सा नहीं होता मेरे भाई, बहुत ज़्यादा होता है। तो इससे प्रदूषण भी रुकेगा। पहले तो ये महंगी है लेकिन बाद में अत्यधिक अर्थात याद रखिए कोई चीज़ जब पहले आता है तो महंगा होता है, बाद में अर्थात कम खर्चीला होता है, लेकिन लाभदायक बहुत ज़्यादा है, इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आज का लास्ट प्रश्न आपके लिए भैया, कथन एक है भैया, क्या कह रहा है? दक्षिणी ट्रैप की रेगड़ या रेंगुड़ मिट्टियां क्या है भैया? काली होती हैं। जी एकदम सही है। उनमें क्या ह्यूमस प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो ह्यूमस क्या होता है दोस्त? याद रखिए, जब क्या होता है, पेड़ पौधे होते हैं, मान लीजिए यह पेड़ पौधे हैं और पेड़ पौधे में क्या होते हैं? पत्तियां होती हैं। तो पत्तियां ऐसे गिरती हैं नीचे और जब इस पे पानी पड़ता है तो वो पत्तियां क्या होती हैं? सड़ जाती हैं, खाद का रूप लेने लगती हैं। तो इसी को ह्यूमस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ह्यूमस कहा जाता है। तो काली मिट्टियों में याद रखिएगा ह्यूमस नहीं होता है। तो इसलिए क्या है? ए सही है और आर गलत है, अर्थात सी नंबर सही है। ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। काली मिट्टियों का जो निर्माण होता है बैसाल्ट चट्टान अर्थात ज्वालामुखी चट्टानों से होता है और इसी को रेंगुर कहा जाता है। महाराष्ट्र में इसका विस्तार महाराष्ट्र गुजरात जैसे राज्यों में सर्वाधिक है और कपास के लिए यह उपयुक्त मिट्टियों में से एक है। तो दोस्तों आपने देखा यह बहुत बड़ा पार्ट। अब आप बताइए, खुद ही को कर बुलंद इतना कि बंदा खुदा खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुदा बंदे से कुछ खुद पूछे कि बोल तेरी रजा क्या है। तो दोस्त याद रखिए, इतना मेहनत कर लीजिए, इतना ज्यादा आगे आ जाइए, अपने आप को इतना मजबूत कर लीजिए कि हर एक जॉब, हर एक नौकरी आपके लिए हो और आप उसके लिए सक्षम हो। तो दोस्तों एकदम तैयार हो जाइए कंपटीशन के लिए, एकदम मजबूत तरीके से लगे रहिए और अपने अंदर जोश की जो ऊर्जा है उसको प्रज्वलित करते रहिए और समाज के विकास में अपना अहम योगदान दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।